बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में अनामिका अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी। उर्मिला की भी अपनी 2 बेटियां थीं, सेजल और पायल। उर्मिला और उसकी दोनों बेटियां बेचारी अनामिका के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी। उससे घर का सारा काम कराती थी और खाने के लिए भी 2 दिन में सिर्फ एक ही बार देती थी, जैसे वह इंसान नहीं है। दिन रात बेचारी अनामिका से काम कराती थी और अगर काम में कुछ गलती हो जाती तो उर्मिला अनामिका की बहुत पिटाई भी क्या करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अनामिका जी रही थी। एक दिन अनामिका नाश्ता बना रही थी, तभी सेजल और पायल अनामिका के पास जाती है और उससे कहती हैं, सुन नौकरानी, यह जो तू हमारे लिए नाश्ता बना रही है यह हम नहीं खाएंगे। हमारे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पास्ता बना और सैंडविच और अच्छे से नूडल्स, हमें ये सब खाना है आज के नाश्ते में। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए यह सब नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर अनामिका कुछ ही समय में पायल और सेजल ने जो भी नाश्ता बनाने के लिए कहा था उस नाश्ते को तैयार कर देती है। तभी पायल और सेजल अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाकर बुलाती हैं, मम्मी मम्मी आप कहाँ हो, जल्दी से आइए, देखिए इस नौकरानी ने कितना सारा नाश्ता अपने लिए बनाया है, जल्दी से किचन में आइए और देखिए मम्मी। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर उर्मिला किचन में आ जाती है। तभी उर्मिला की दोनों बेटियां कहती हैं, देखिए मम्मी, हमें तो रोज नाश्ते में कितना बेकार नाश्ता देती है, साबुदाने की खिचड़ी और सिर्फ टोस्ट, और ये नौकरानी अपने लिए देखो तो कितना सारा नाश्ता बनाया है, पास्ता नूडल्स सैंडविच। मम्मी, आपकी नाक के नीचे ये नौकरानी क्या कर रही है? देखा मम्मी, आपने इसे, ये नौकरानी आपके सामने कैसे मासूम बनती है और आपके पीछे कितनी चालाक और चतुर है। ये अपने लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाती है, आपको इसे भी सबक सिखाना चाहिए, वरना पता नहीं आगे चलकर ये क्या करेगी। अपनी बेटियों की यह बातें सुनकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी अनामिका की बहुत पिटाई करती है। अनामिका उर्मिला से कहती है कि उसने ये नाश्ता अपने लिए नहीं बनाया, यह तो सेजल और पायल के कहने पर नाश्ता बनाया है। लेकिन उर्मिला अनामिका की एक नहीं सुनती और उसको मारती रहती है और अनामिका से कहती है, क्यों मनहूस, तू सुबह सुबह उठकर अच्छा नाश्ता बनाती है और खाती है और हमें ऐसा उबला नाश्ता देती है। अगर मेरी बेटी ना देखती तो हमें तो पता ही नहीं चलता। मैं भी तो कहूँ, मैं तुझे 2 दिन में एक बार खाना देती हूँ, फिर भी तू घर का इतना सारा काम कैसे कर लेती है। अब समझ में आया, तू चोरी चोरी इतना अच्छा नाश्ता करती है, अच्छे अच्छे खाना खाती है और हमें कुछ पता भी नहीं चलता। अब तुझे 2 दिन में एक बार नहीं बल्कि 5 दिन में एक बार खाना मिलेगा और राशन भी मैं तुझे दूंगी। पीछे खड़ी सेजल और पायल हंसती रहती हैं और उर्मिला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तभी रोते हुए अनामिका पायल और सेजल से कहती है, तुम दोनों को मेरी पिटाई करवाकर क्या मिलता है? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो, गलती तुम खुद करती हो और पिटाई मेरी लगवाती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, सौतेली हूँ, मगर हूँ तो तुम्हारी बहन। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा करती हो। तू हमारी बहन नहीं है, तू इस घर की नौकरानी है और तुझे परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। और जब मम्मी तेरी पिटाई करती है तो सेजल, हमें कितना मजा आता है। तुझे पिटता हुआ देखकर हम बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसा कहकर पायल और सेजल हंसने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोस में शादी थी। उर्मिला अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जा रही थी। तभी अनामिका अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप शॉपिंग करने जा रही हैं, मेरे लिए भी एक सूट लेकर आ जाना। मैं भी शादी में जाऊंगी, सभी लड़कियां जा रही हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, सभी कपड़े फटे पुराने हैं। उन कपड़ों को पहनकर मैं शादी में नहीं जा सकती, इसलिए एक सस्ता सा सूट आप मेरे लिए भी लेकर आ जाना। देखो तो मम्मी, इस काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। हमेशा कुछ न कुछ फरमाइश करती रहती है, ये ला दो वो ला दो, जैसे इस घर की शहजादी हो, नौकरानी ना हो।
हाँ बेटा, तुम कह तो बिल्कुल ठीक ही रही हो, इसके ज्यादा ही पर निकल रहे हैं। सुन मनहूस, मैं तेरे लिए एक भी जोड़ी कपड़े नहीं लेकर आऊंगी। मेरी बेटियों ने अभी तो तुझे अपने पुराने कपड़े दिए थे, उन्हें ही पहनकर अपना गुजारा कर। और तू शादी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। किसने कहा कि तू शादी में जाएगी? तू घर में रहकर घर का काम करेगी और कुछ नहीं। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं, लेकिन तू नहीं जाएगी। जब तक हम शॉपिंग से लौट कर आते हैं तब तक हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर रख। बात आ रही है समझ में, या फिर एक थप्पड़ मारो खिंचाकर। मनहूस, ये ला दो वो ला दो। ऐसा कहकर उर्मिला अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग कराने ले जाती है और शाम को तीनों माँ बेटी बहुत सारी शॉपिंग कर कर आती हैं। और दूर खड़ी काम करती हुई अनामिका को यह सब देखकर बहुत दुख होता है और अनामिका सोचती है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता। पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया दूसरी शादी कर कर। सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वह मुझसे किस तरह से नौकरानी की तरह काम कराती हैं और 5 दिन में एक ही बार खाना देती हैं, और अब मुझे शादी में भी नहीं जाने दे रही। कितने दिन हो गए मैं बाहर भी नहीं गई और मैं शादी में जाना चाहती हूँ। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं, बस मुझे छोड़कर। ऐसा सोचकर अनामिका बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी में जाने का दिन आ जाता है। सेजल और पायल अच्छे अच्छे गाउन पहनकर और उर्मिला सुंदर साड़ी पहनकर शादी में जा रही थीं। तभी अनामिका कहती है, माँ, आज पूरे 5 दिन हो गए आप शादी में जा रही हैं। मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। माँ, खाना दे दीजिए। पता नहीं आपको शादी से लौटकर आने में कितना समय लग जाए। क्यों मनहूस, 5 दिन से भी तो भूखी है। अगर एक दिन और नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी। जैसे 5 दिन से नहीं मरी, मैं तुझे शादी में से आकर खाना दूंगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझे खाना परोसूं। मनहूस जब भी जाओ बाहर टोक देती है। मम्मी, आपको इसके लिए थाली सजाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसकी थाली में 2 सूखी रोटी और अचार डाल दिया है। जा नौकरानी, खा ले अपना खाना। तो भी क्या याद रखेगी हमने तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। चलिए मम्मी जी, बहुत देर हो रही है। वहाँ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना होगा। गुलाब जामुन, रबड़ी, छोले भटूरे, यह सब सोच सोच कर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी चलिए मम्मी जी, और ये नौकरानी यहाँ पर सूखी रोटी खाएगी। अनामिका को नीचा दिखाकर और कल की सूखी रोटियां देकर तीनों माँ बेटी शादी में चली जाती हैं। अनामिका अपने हिस्से की 2 सूखी रोटियां देखकर अपनी माँ को बहुत याद करती है और बहुत रोती है। माँ, आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने क्या दुनिया में आकर कोई पाप किया है? मैं इंसान नहीं हूँ। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती है? मैं भी तो इंसान हूँ। 5 दिन बाद मुझे खाना दिया, वो भी ऐसा। माँ, मैं जीना नहीं चाहती। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पिताजी को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। वो पता नहीं शहर से कब वापस आएंगे। माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझसे और सहन नहीं हो रहा। मुझे अपने पास बुला लो माँ। ऐसा कहकर अनामिका बहुत रो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। अनामिका वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत अनामिका से कहती है, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? अम्मा जी, मेरे पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां हैं, वो भी मुझे 5 दिन बाद खाने के लिए मिली हैं। अगर तुम सूखी रोटियां खा सकती हो तो ये लीजिए, खा लीजिए। अम्मा जी, मेरे पास और आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। अनामिका के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और वह अनामिका से कहती है, अनामिका, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियां थी और तुम वह भी मुझे देने के लिए तैयार हो गई। असली इंसानियत वही होती है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। मगर परी जी, मैं जादुई सिलाई मशीन का क्या करूँगी? मुझ पर तो सिलाई करनी भी नहीं आती। फिर ये जादुई सिलाई मशीन मेरे किस काम की? अनामिका, यह जादुई सिलाई मशीन है। तुम जादुई सिलाई मशीन के पास जो भी कपड़ा रखोगी वह एक सुंदर ड्रेस में बदल जाएगा और अनामिका
तुम इस जादू सिलाई मशीन से कुछ भी मांग सकती हो, वह भी तुरंत मिल जाएगा और तुम इससे कुछ भी काम करवा सकती हो, क्योंकि यह जादू सिलाई मशीन है। इसकी मदद से तुम्हारी सभी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी और तुम एक आसान जिंदगी जी सकती हो। परी की यह बातें सुनकर अनामिका खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी अनामिका को एक जादू सिलाई मशीन देकर गायब हो जाती है और अनामिका जादू सिलाई मशीन के पास एक खराब कपड़ा रखती है तो वहाँ पर तुरंत एक बहुत सुंदर ड्रेस प्रकट हो जाती है और अनामिका बहुत सुंदर ड्रेस, चूड़ियां और नेकलेस पहनकर शादी में चली जाती है। यह सब कुछ पहनकर अनामिका बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। शादी में सब अनामिका को ही देख रहे थे और अनामिका की बहुत प्रशंसा भी करते हैं। अनामिका बहुत दिन बाद शादी में जाकर पेट भरकर खाना खाती है और जब इस बात की खबर उर्मिला और उसकी दोनों बेटियों को लगती है कि अनामिका शादी में आई है और वह बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर, तभी तीनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं और घर जाकर उसकी बहुत पिटाई करती हैं। तभी उर्मिला अनामिका से कहती है, क्यों रे करमजली, तेरे पास इतनी सुंदर ड्रेस और इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें कहाँ से आई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? सच सच बताना, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी। और तुझे अच्छी तरह से पता है मैं जो भी कुछ कहती हूँ उसे पूरा कर ही देती हूँ, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अनामिका डर जाती है और वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को डरते डरते जादू सिलाई मशीन के बारे में बता देती है। माँ, आपके शादी में जाने के बाद एक परी आई थी और उस परी ने मुझे एक जादू सिलाई मशीन दी। उससे जो भी कुछ मांगो वह तुरंत मिल जाता है। अनामिका की यह बातें सुनकर तीनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और वह जादू सिलाई मशीन के पास जाती हैं। जैसे ही उर्मिला जादू सिलाई मशीन को हाथ लगाती है तो उसे बहुत तेज करंट लगता है। उसके बाद पायल और सेजल भी उसे हाथ लगाती हैं तो दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है। तभी जादू सिलाई मशीन से आवाज आती है, बस अब बहुत हुआ और तुम बेचारी अनामिका के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास जादू सिलाई मशीन है। अगर तुमने दोबारा से अनामिका को हाथ लगाने की भी कोशिश की, उसे कुछ कहने की भी कोशिश की, तो मैं तुम तीनों को करंट लगा लगा कर जान से मार दूंगी। इसलिए आज के बाद तुम अनामिका को बिल्कुल इस घर की शहजादी बनाकर रखोगी। तुम तीनों घर का काम करोगी और उसे अपने हाथ से खाना खिलाओगी। समझ आ रही है या फिर एक बार और करंट लगाऊं? जादू सिलाई मशीन की बातें सुनकर तीनों माँ बेटी डर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले ही करंट बहुत ज्यादा जोर का लगा था। इसलिए तीनों माँ बेटी जादू सिलाई मशीन से सभी काम करने के लिए हाँ कर देती हैं और आज से ही तीनों माँ बेटी घर का सारा काम करती हैं और अनामिका को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देती हैं, उसे बिल्कुल घर की शहजादी बनाकर रखती हैं और तीनों माँ बेटी घर का काम करती रहती हैं। इसी तरह तीनों माँ बेटी को अपने के की सजा मिल जाती है और अनामिका इसी तरह जादू सिलाई मशीन की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बच पा रही थी और जादू सिलाई मशीन की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में करिश्मा अपनी माँ सरस्वती और पिता दयाराम के साथ रहती थी। वह लोग गरीब थे। करिश्मा के पिता दयाराम गली गली जाकर फल बेचा करते थे और थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाते थे, जिसकी वजह से करिश्मा का परिवार बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सड़क के किनारे करिश्मा के पिता फल बेच रहे थे। तभी एक ट्रक आता है और दयाराम को टक्कर मारकर चला जाता है। इसी एक्सीडेंट में दयाराम की मृत्यु हो जाती है। अब करिश्मा के परिवार को और भी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। करिश्मा की माँ सरस्वती बहुत ज्यादा रोती है। हे भगवान, हमारे ऊपर कैसा दुखों का पहाड़ टूट चुका। एक तो पहले ही घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, अब क्या होगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करिश्मा के पिता हमें छोड़कर चले गए, अब घर कैसे चलेगा, करिश्मा की पढ़ाई कैसे होगी। माँ, आप परेशान मत होइए। आपको पता है मुझे सिलाई करने का कितना शौक था, तो बस मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आ गई। अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हो तो हम एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, उसी से मैं सिलाई करूँगी और हम घर का खर्चा चलाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम सिलाई नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे
अगर तुम सिलाई करोगी तो पढ़ोगी कैसे? नहीं, तुम उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर मुझ पर सिलाई करनी आती होती तो मैं कर लेती, मगर मुझे सिलाई करनी नहीं आती। लेकिन मैं लोगों के घर जाकर काम तो कर सकती हूँ ना। हाँ, ये सही है। मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करूँगी और तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी और घर का खर्चा भी चलाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी करूँगी। मेरे सिलाई करने से पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, मैं पिताजी का सपना टूटने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर करिश्मा अपनी माँ को मना लेती है और सरस्वती भी करिश्मा की बात मान लेती है और उसे एक सिलाई मशीन दिला देती है। करिश्मा दिल लगाकर सिलाई करती है और पढ़ाई भी करती है। करिश्मा दिन में पढ़ाई करती और रात में जागकर सिलाई करती और इसी तरह उनके घर का खर्चा चल रहा था। करिश्मा के ही सामने एक लड़की करिश्मा के स्कूल में पढ़ा करती थी, काव्या। उसे सिर्फ घूमने का ही शौक था। वह स्कूल के बहाने अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। करिश्मा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, उसका बहुत नाम होता है। वहीं काव्या फेल हो जाती है, जिसके कारण काव्या की माँ काव्या को बहुत सुनाती है। काव्या, कुछ तो शर्म करो। वो देखो सामने दयाराम की बेटी करिश्मा रात में सिलाई करती है और दिन में पढ़कर फर्स्ट आई है, फर्स्ट। और तुम फेल हो गई। सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है तुम्हें। तुमने तो मेरी सोसाइटी में नाक ही कटा दी। लोग क्या कहेंगे कि उस गरीब सरस्वती की बेटी फर्स्ट आई है और मेरी बेटी फेल हो गई। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। काव्या को अपनी माँ की कही बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और काव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। काव्या करिश्मा को सबक सिखाने का सोच लेती है। नहीं करिश्मा की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ के सामने मुझे बुरा बनाया है ना, तुझे तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर काव्या एक प्लान बना लेती है कि उसे करिश्मा को कैसे सबक सिखाना है। और एक दिन करिश्मा के पास गांव के सरपंच की बीवी आती है अपने सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा बनवाने के लिए। करिश्मा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। मैं अच्छे बुटीक पर भी अपना लहंगा बनवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तो इसलिए मैं अपने सालगिरह के लिए तुमसे ही अपना लहंगा बनवाऊंगी। क्या तुम मुझे कल तक लहंगा बनाकर दे सकती हो? अगर लहंगा अच्छा लगा मुझे तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इस बात की चिंता मत करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मुझे लहंगे बनाना बहुत अच्छे आते हैं। आप चिंता मत करना, आपका लहंगा बहुत अच्छा बनेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कल तक लहंगा मिल जाएगा। सरपंच की बीवी खुश होकर वहां से चली जाती है। करिश्मा और सरपंच की बीवी की बातें काव्या सुन लेती है और उसे इसी मौके का इंतजार भी था। करिश्मा दिल लगाकर पूरी मेहनत से सरपंच की बीवी का लहंगा बहुत अच्छे से तैयार कर देती है और रात हो जाने के बाद काव्या चुपके से करिश्मा के घर चली जाती है और उस लहंगे में आग लगा देती है। आग लगाने के बाद काव्या बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है, अब देखना करिश्मा की बच्ची, तुम्हारी पूरे गांव में कैसे थू थू होती है, क्योंकि तुमने सरपंच की बीवी का लहंगा खराब किया है। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हें इस गांव से भी निकाला जाए। सुबह होने के बाद सरपंच की बीवी अपना लहंगा लेने आती है। करिश्मा जैसे ही लहंगा लेने अंदर जाती है तो लहंगा पूरी तरह जला हुआ था, जिसे देखकर करिश्मा घबरा जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लहंगा तो पूरी तरह जल गया और शाम को तो सालगिरह की पार्टी है। अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? लहंगा कैसे जला? करिश्मा घबराई सहमी सहमी बाहर आ जाती है और सरपंच की बीवी से कहती है, आपका लहंगा पूरी तरह तैयार है, बस थोड़ा सा काम है। अगर मैं उसे भी पूरा कर दूं तो आपका लहंगा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बस मुझे थोड़े समय की जरूरत है। अगर आप मुझे समय दे सकती हैं तो प्लीज दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास 5 बजे तक का समय है।
अगर मेरा लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लग सकता है तो तुम ये समय ले सकती हो। ऐसा कहकर सरपंच की बीवी करिश्मा को 5 बजे तक का समय देकर चली जाती है। करिश्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि 5 बजे तक एक नया लहंगा कैसे तैयार करेगी। तभी करिश्मा की माँ करिश्मा से पूछती है, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमने तो लहंगा तैयार कर दिया था, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी। सरस्वती की बातें सुनकर करिश्मा अपनी माँ को सब सच बता देती है कि जो लहंगा उसने तैयार किया था वो पूरी तरह जल गया है। अगर 5 बजे तक सरपंच की बीवी का लहंगा नहीं दिया तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। करिश्मा की बातें सुनकर सरस्वती करिश्मा से कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, बहुत समय पहले की बात है, मेरी दादी ने एक जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया था। अगर तुम उस जादुई लहंगे के कुएं को अपनी परेशानी बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है माँ, मैं उस जादुई लहंगे के कुएं के पास जाऊंगी और उसे अपनी परेशानी बताऊंगी। करिश्मा सरस्वती के बताए हुए जादुई लहंगे के कुएं के पास चली जाती है और वहां जाकर जादुई लहंगे के कुएं से कहती है, ए जादुई लहंगे के कुएं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए। आज सरपंच की बीवी की सालगिरह है। अगर मैंने 5 बजे तक लहंगा नहीं दिया तो मेरे पूरे गांव में थू थू हो जाएगी और मेरे परिवार को भी इस गांव से निकाला जा सकता है। हम लोग बहुत गरीब हैं, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। मैं सिलाई कर 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 अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ऐसा कहकर करिश्मा रोने लगती है। तभी जादुई लहंगे के कुएं से एक आवाज़ आती है, करिश्मा तुम बहुत सच्ची हो। तुमने अपनी सारी परेशानी सच सच मुझे बता दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ। इसकी मदद से तुम बहुत सारे लहंगे तैयार कर सकती हो और उन्हें बेच कर तुम अपनी गरीबी भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादुई लहंगे का कुआं करिश्मा को एक जादुई लहंगा देता है। करिश्मा जादुई लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। करिश्मा उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और समय रहते एक लहंगा सरपंच की बीवी को भी दे देती है। लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर सरपंच की बीवी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बहुत बड़ा इनाम भी देती है। यह सब देखकर काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जैसा काव्या करना चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं होता। काव्या ये पता लगाने के लिए करिश्मा ने इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार कर दिया उसके घर जाती है। करिश्मा और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। करिश्मा अपनी माँ से कह रही होती है, माँ आज जादुई लहंगे के कुएं की मदद से मैंने सरपंच की बीवी का लहंगा बनाकर दे दिया। अगर लहंगा समय पर नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया। करिश्मा की बातें सुनकर काव्या को पता चल जाता है कि गांव के बाहर एक जादुई लहंगे का कुआं है। काव्या भी जादुई लहंगे के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ड्रामा करती है। जादुई लहंगे के कुएं, मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए, मेरी शादी है। अगर मुझे लहंगा नहीं मिला तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे भी एक जादुई लहंगा दे दो। काव्या की बातें सुनकर जादुई लहंगे के कुएं को पता चल जाता है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, मुझसे झूठ बोल रही है, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जादुई लहंगे के कुएं से तभी एक आवाज आती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन तुम्हें पहले कुएं के अंदर कूदना होगा। काव्या को लगता है कि करिश्मा को भी इसी तरह से जादुई लहंगा मिला होगा और वह बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देती है और कभी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई लहंगे की मदद से करिश्मा बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है और कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती।